कभी रात में खुली छत पर लेटकर आसमान को देखने का मौका मिले तो कुछ सवाल मन में जरूर आते हैं। बिल्कुल। जैसे तारे टिमटिमाते क्यों है, कोई तारा ज्यादा रोशन है तो कोई धुंधला सा क्यों दिखता है, ये सब क्या है? और ये सवाल सिर्फ आज के नहीं है। हजारों सालों से इंसान आसमान में देखकर यही सब सोचता आया है। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें इसी जिज्ञासा की एक यात्रा पर ले जाते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमारे अपने सौर मंडल से शुरू होती है और दूर की आकाशगंगाओं तक पहुंचती है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आसमान में दिखने वाला ये विशाल परिवार असल में काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं परिवार के मुखिया से, यानी सूर्य से, हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सदस्य। अच्छा, ये इतना विशाल है कि परिवार के बाकी सभी सदस्य, चाहे वो ग्रह हों या उपग्रह, वो इसी के प्रकाश से रोशन होते हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छी तुलना दी गई है इसके विशालता को समझने के लिए। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। अगर हम सूर्य को एक क्रिकेट की गेंद मान लें तो हमारी पृथ्वी राई के एक छोटे से दाने के बराबर होगी। सोचिए जरा, बस राई का दाना, और ये कोई शांत गोला नहीं है। अच्छा, दूरबीन से देखने पर इसकी सतह से आग की लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स या सौर प्रज्वाल कहते हैं। ओह, यही वो ऊर्जा है जो पूरे सौरमंडल को चलाती है। सूर्य के इसी गुरुत्वाकर्षण ने ही परिवार के बाकी सदस्यों को एक साथ बांध रखा है, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। हाँ, कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। और एक जरूरी बात यह है कि ग्रहों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। हमें जो वो चमकते हुए दिखते हैं वो दरअसल सूर्य की रोशनी है, जो उनकी सतह से टकराकर हम तक पहुंचती है। सही कहा। चलिए एक एक करके इन ग्रहों से मिलते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में। ठीक है। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, फिर शुक्र, उसके बाद हमारी पृथ्वी और फिर आता है मंगल। मंगल ग्रह पर एक पल के लिए रुकते हैं। इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। आयरन ऑक्साइड मतलब एक तरह से कहें तो जंग। हाँ, बिल्कुल जंग। इसी वजह से ये लाल रंग का दिखता है और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, मंगल के बाद आते हैं बाहरी ग्रह जो ज्यादातर गैस के बने हैं ना। सही। सबसे पहले बृहस्पति, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, फिर शनि, जिसके छल्ले उसे सबसे खूबसूरत बनाते हैं। हाँ, और आखिर में अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून। इन सभी ग्रहों में एक बहुत ही दिलचस्प बात है इनकी चाल को लेके। वो ये कि ज्यादातर ग्रह सूर्य का चक्कर एक ही दिशा में लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व। लेकिन शुक्र और अरुण ये बाकी सबसे उल्टी दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। बिल्कुल। ये तो वाकई अजीब है। ऐसा क्यों है? क्या कोई बड़ी टक्कर हुई थी इनके इतिहास में? वैज्ञानिक यही मानते हैं। उनका अनुमान है कि अरबों साल पहले शायद किसी बहुत बड़े खगोलीय पिंड से हुई टक्कर ने इनकी घूमने की दिशा ही बदल दी। अच्छा, ये हमें बताता है कि हमारा सौरमंडल शुरुआत में कितना उथल-पुथल भरा रहा होगा। और एक और कहानी है जो इस उथल-पुथल को दर्शाती है, प्लूटो की कहानी। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प किस्सा है। हम में से कई लोगों ने बचपन में 9 ग्रहों के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब प्लूटो उस सूची में नहीं है। उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों कर दिया गया? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह होने की परिभाषा को और ज्यादा स्पष्ट किया। उन्होंने कुछ शर्तें रखी। हाँ, 3 शर्तें रखी। 1, वो सूर्य का चक्कर लगाए। 2, वो इतना बड़ा हो कि अपनी ग्रेविटी से गोल आकार ले ले। और 3, जो सबसे जरूरी शर्त थी, वो ये थी कि उसने अपनी कक्षा के आसपास का रास्ता साफ कर दिया हो, मतलब बाकी छोटे-मोटे पिंडों को अपनी कक्षा से हटा दिया हो। और प्लूटो इस तीसरी शर्त पर खरा नहीं उतरा। सही कहा। प्लूटो की कक्षा में उसके जैसे और भी कई बर्फीले पिंड मौजूद हैं। अच्छा, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह या क्षुद्र ग्रह का दर्जा दे दिया गया। ये दिखाता है कि विज्ञान की परिभाषाएं पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल। जैसे जैसे हमारी समझ और खोज बढ़ती है, वे बदलती रहती हैं। तो ये तो हुई ग्रहों की बात। अब वापस उस पहले सवाल पर आते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आसमान में तो अनगिनत तारे हैं। स्रोत बताते हैं कि तारों की अपनी रोशनी होती है, ग्रहों की तरह नहीं। सूर्य भी असल में एक तारा ही है। हाँ, वो हमें इतना बड़ा और गर्म इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो हमारे सबसे करीब का तारा है। कितना करीब? इतना कि उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लग जाते हैं। 8 मिनट? अब इसकी तुलना दूसरे सबसे करीबी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी से कीजिए। उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा का समय लगता है। 4 साल? यानी आज हम उस तारे को जैसा देख रहे हैं वो उसकी 4 साल पुरानी तस्वीर है। ये दूरी तो
कल्पना से भी परे है। बिल्कुल, और यही दूरी उनके टिमटिमाने का एक बड़ा कारण है। कैसे? जब इन दूर के तारों का प्रकाश बिंदु हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, तो हवा की अलग-अलग परतों, उनके तापमान और घनत्व के कारण वो प्रकाश बार-बार मुड़ता है, यानी रिफ्रैक्ट होता है। अच्छा। हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते ये प्रकाश कभी कम, कभी ज्यादा महसूस होता है, और इसी असर को हम टिमटिमाना कहते हैं। तो ये सिर्फ तारों की खूबी नहीं, बल्कि हमारे वायुमंडल का भी कमाल है। हाँ, दोनों का मिला-जुला असर है। अब इन दूर के तारों की दुनिया से लौटकर अपने घर यानी पृथ्वी पर आते हैं। सभी ग्रहों में ये अनोखा क्यों है? क्योंकि यहाँ जीवन है। और जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पानी है। बिल्कुल, पानी है, और जीवन के लिए जरूरी गैसों जैसे ऑक्सीजन से बना एक वायुमंडल है। ये एक परफेक्ट संयोग है जो कहीं और देखने को नहीं मिला है। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में पृथ्वी एक नीले गोले की तरह दिखती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है पानी और हमारा वायुमंडल। अच्छा। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और सिर्फ 29% जमीन है। हाँ। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो नीले रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा बिखरता है और पानी की सतह से भी परावर्तित होता है। इसी वजह से अंतरिक्ष से देखने पर हमारा ग्रह नीला दिखाई देता है। सौर परिवार में ग्रहों के अलावा उनके साथी भी होते हैं, जिन्हें हम उपग्रह या चांद कहते हैं। हमारी पृथ्वी का तो एक ही चांद है जो रात में हमें दिखाई देता है। हाँ, और वो हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बाकी खगोलीय पिंडों की तुलना में ये हमारे बहुत नजदीक है। और इसकी भी अपनी कोई रोशनी नहीं है ना? नहीं, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। स्रोत में चंद्रमा के बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य बताया गया है। हाँ। यह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है, और इतनी ही समय में ये अपनी धुरी पर भी एक बार घूमता है। इसी तालमेल को टाइडल लॉकिंग कहते हैं। टाइडल लॉकिंग? हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि हमें पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा या चेहरा दिखाई देता है। ओह, इसीलिए उसका दूसरा हिस्सा, जिसे डार्क साइड कहते हैं, वो हमें यहाँ से कभी नहीं दिखता। बिल्कुल। हालांकि वो डार्क नहीं होता, उस पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है। अच्छा। और वहाँ के हालात पृथ्वी से कितने अलग हैं? जमीन आसमान का फर्क है। चंद्रमा पर ना पानी है ना हवा। तो फिर तो तापमान बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता होगा। हाँ, दिन का तापमान बहुत ज्यादा और रात का बहुत कम, और सतह पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। क्या दूसरे ग्रहों के भी अपने चांद हैं? बिल्कुल हैं, और कुछ के तो बहुत सारे हैं। जैसे गैस जाइंट्स को देखिए। बृहस्पति और शनि को? हाँ, बृहस्पति के 63 और शनि के 62 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। 62? और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन तो बुध ग्रह से भी बड़ा है। वाकई? वहीं बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ग्रहों और उपग्रहों के अलावा स्रोत में कुछ और सदस्यों का भी जिक्र है, जैसे एक क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। ये क्या है? ये पत्थर और धातु के छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कहाँ पर? ज्यादातर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं। अच्छा, एक पूरी बेल्ट है इनकी? हाँ, खगोलविदों का मानना है कि ये सौरमंडल के निर्माण के समय बचे हुए टुकड़े हैं जो किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाए। और जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं, क्या वो भी यही होते हैं? नहीं, वो अलग हैं। वो असल में उल्का पिंड यानी मीटियोरॉइड्स होते हैं। अच्छा। ये भी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो हवा के घर्षण से जलने लगते हैं, जिससे एक चमकदार लकीर बनती है। बिल्कुल, और इसी को हम टूटता तारा समझकर कोई इच्छा मांग लेते हैं। ग्रहों और उनकी गति को समझ रहे हैं तो स्रोत में दिए गए कुछ आंकड़ों पर नजर डालना दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमें हर ग्रह के अनोखे चरित्र के बारे में बताते हैं। सही है। शुरू करते हैं बुध से। ये अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 58.6 दिन लगाता है, लेकिन सूर्य का पूरा चक्कर सिर्फ 88 दिनों में ही लगा लेता है। मतलब साल बहुत छोटा है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब शुक्र को देखिए, यहाँ कुछ बहुत ही अजीब है। क्या? इसका अपनी धुरी पर एक चक्कर यानी एक दिन 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। 243 दिन? हाँ, जबकि इसका सूर्य का एक चक्कर यानी एक साल सिर्फ 225 दिनों का होता है। इसका मतलब शुक्र पर एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है। ये तो कमाल की बात है। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद है हमारी पृथ्वी, जिसका घूर्णन समय 23.9 घंटे और परिक्रमण 365.3 दिन है। और हमारा एक उपग्रह है चंद्रमा। फिर आता है मंगल, जिसका दिन पृथ्वी के लगभग बराबर है, 24.6 घंटे का, लेकिन इसका साल काफी लंबा है,
687 दिन। और इसके 2 छोटे उपग्रह हैं। हाँ, अब आते हैं गैस के दानवों पर। बृहस्पति, जो सबसे बड़ा है, सबसे तेज भी घूमता है। सबसे तेज? हाँ, इसका एक दिन 10 घंटे से भी कम का है, सिर्फ 9.9 घंटे। लेकिन सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 11.86 वर्ष लगते हैं और इसके 63 उपग्रह हैं। शनि भी तेजी से घूमता है, एक दिन 10.3 घंटे का है, पर सूर्य से दूरी के कारण इसका एक साल 29.46 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। और इसके 62 उपग्रह हैं। फिर है बर्फीले ग्रह। अरुण यानी यूरेनस का घूर्णन 16.2 घंटे और परिक्रमण 84 साल का है। इसके 27 उपग्रह हैं। और आखिर में वरुण यानी नेपच्यून, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह। इसका घूर्णन 18.5 घंटे का है, लेकिन एक साल पूरा करने में इसे 164.80 पृथ्वी वर्ष लग जाते हैं। इसके 13 उपग्रह खोजे गए हैं। और जैसा हमने पहले बात की, प्लूटो अब इस सूची का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। इन आंकड़ों से ग्रहों की दुनिया की विविधता का अंदाजा लगता है। अब सौरमंडल से भी आगे बढ़ते हैं। स्रोत में आकाशगंगा का जिक्र है। यह क्या होती है? अगर आप किसी साफ अंधेरी रात में शहर की रोशनी से दूर जाकर आसमान को देखें, तो आपको तारों के बीच एक धुंधली दूधिया पट्टी नजर आएगी। हाँ, मैंने देखी है। वो लाखों करोड़ों तारों का एक विशाल समूह है और उसे ही आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। हमारा पूरा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। और ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं। ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। बिल्कुल। अब इन तारों के समूहों पर आते हैं। स्रोत में सप्तर्षि का जिक्र है, 7 तारों का समूह जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। हाँ, भारत में इसका नाम 7 महान ऋषियों के नाम पर रखा गया है। ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। इसका सिर्फ पौराणिक महत्व ही नहीं है, बल्कि ये दिशा पहचानने का एक बहुत पुराना और कारगर तरीका है। कैसे? सप्तर्षि के पहले 2 तारे ऋतु और पुलह को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अगर सीधा आगे बढ़ाएं तो वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है, सीधे ध्रुव तारे की तरफ। और ध्रुव तारा यानी पोल स्टार इतना खास क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा तारा है जो हमें लगभग स्थिर नजर आता है। स्थिर? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, बाकी तारे घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह पर ही रहता है। अच्छा, इसीलिए सदियों से नाविक और यात्री रात में उत्तर दिशा जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते आए हैं। बिल्कुल। तारों की इस दुनिया में 2 और शब्द आते हैं, राशियां और नक्षत्र। इनमें क्या फर्क है? दोनों ही तारों के खास समूह हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया अलग है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य आकाश में अलग अलग तारा समूहों के सामने से गुजर रहा है। इन 12 तारा समूहों के रास्ते को ही राशि चक्र कहते हैं और इन्हीं को हम राशि यानी ज़ोडिएक साइन कहते हैं। अच्छा, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये सब असल में आसमान में तारों के विशेष पैटर्न है। सही कहा। अब इसी तरह चंद्रमा के नजरिए से देखिए। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए 27 खास तारा समूहों के सामने से गुजरता है। इन 27 समूहों को नक्षत्र कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष में नक्षत्रों का बहुत महत्व माना गया है। स्रोत में इन सभी 27 के नाम दिए गए हैं। हाँ, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा से लेकर ये सूची आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और रेवती पर खत्म होती है। काफी लंबी सूची है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को हर नक्षत्र को पार करने में लगभग 14 दिन लगते हैं और इनका मौसम पर भी असर होता है। तो एक बच्चे की जिज्ञासा से शुरू हुई ये यात्रा हमें सौरमंडल के ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों से लेकर दूर बसे तारों, आकाशगंगाओं और नक्षत्रों की प्राचीन समझ तक ले आई। बिल्कुल। हमने जाना कि कैसे हर खगोलीय पिंड एक विशाल व्यवस्था का हिस्सा है जो कुछ भौतिक नियमों से बंधा है। और ये सब जानने के बाद भी ब्रह्मांड के रहस्य खत्म नहीं होते। कभी नहीं होते। जो कुछ आज हमने समझा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हिस्सा है जो हमें परंपराओं से परे जाकर इन घटनाओं को तर्क और सबूत के आधार पर समझने में मदद करता है। और ये खोज लगातार जारी है। और आज की इस पड़ताल को खत्म करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोत में भी मौजूद है। अगर किसी आकाशीय पिंड में अपनी रोशनी ना हो तो क्या वो हमें नजर आएगा? इसके बारे में सोचिए।
ब्रह्मांड में ऐसी कितनी चीजें हो सकती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका अस्तित्व है। हम उनके होने का पता कैसे लगाते हैं?